खत्म हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा में भी जो संशोधन था वक्फ बिल को लेकर वो पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। तो वक्फ का यानी पुराने वक्फ का वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो चुका है, लेकिन दोनों सदनों में 24 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बावजूद वक्फ संशोधन को लेकर तकरार खत्म नहीं हुई है। विपक्ष का खेमा लगातार वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ या मुस्लिम विरोधी और संविधान विरोधी बता रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यह साफ कर दिया है और कह भी दिया है कि जिस दिन विपक्षी दलों की यानी इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, इस संशोधन को पलट दिया जाएगा। लेकिन एक बात पर आप गौर फरमाइएगा, विपक्षी दलों के आक्रामक रुख, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के बावजूद जो भीड़ आपको सीए के टाइम पर दिखी थी, जहां सड़कों पर तादाद में मुसलमान पहुंच गए थे, आज जुमा है, वैसी भीड़ आज आपने ना देखी होगी। इक्का दुक्का आप केसेस छोड़ दीजिए, विरोध के वो स्वर ऐसे आपने ना देखे होंगे। और जैसा मैं कह रही हूं, जो सियासी माहौल आज है ना, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। ठीक 5 साल 3 महीने 26 दिन पहले भी बिल्कुल ऐसा ही सियासी माहौल था। और मैं आपको एक एक करके समझा दूंगी, बता दूंगी प्रूफ के साथ कि क्यों कह रही हूं। हमने तो टाइम गिना है, फिर कह रही हूं 5 साल 3 महीने 26 दिन तब सरकार सीए लेकर आई थी 2019। तब भी मुसलमानों को डराया गया, भ्रम फैलाया गया, राजनीति वो चरम पर थी। 9 दिसंबर को ले चलती हूं आपको 2019 साल, जब लोकसभा में असद ओवैसी का सीए पर भाषण हो रहा था और उस चर्चा के दौरान उन्होंने क्या बयान दिया था, शब्दशः सुनिएगा, एकदम एक एक शब्द को सुनिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ना 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 ना, ये अभी हाल फिलहाल का नहीं है, ये 2 अप्रैल 2025 वाला नहीं है, वो तो अभी आएगा, रुकिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं और क्या कहते हैं, सुनिए। महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। अब बड़ा आनंद आता अगर ये 2 विंडो होता। 2 विंडो समझ गए ना, वो जो बिफोर और आफ्टर होता है, तब जाकर पता लगता है अच्छा ये तब कहा था, तब कहा था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 साल पहले जिस तैश में थे, जिस गुस्से में थे, जैसे बगावत वाली उनके अंदर वो फीलिंग आ रही थी, मुखालिफत वाली, बगावत नहीं मुखालिफत वाली, वही आपको ये देखने को मिली। अच्छा, दोनों बयान में आपको कोई अंतर मिला हो तो बता दीजिए। वही शब्द, वही तेवर, वही मुसलमानों को ये लोग दबा देंगे, इनके आज़ादी को छीन लेंगे, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये सरकार बर्बाद करना चाहती है सबको, मुसलमानों को। अब ओवैसी साहब को कोई ये बता दे कि मुसलमानों से सौतेला व्यवहार होता और मुसलमानों को घर निकाला दिया जाना होता, तो मुसलमानों के लिए घर बनाती सरकार, और वो भी 13,34,000। 85 लाख घरों में से 13,34,000 घर मुसलमानों के बना देती, जबकि उसे बेदखल करना था या उससे पेपर वसूलने थे। मुसलमानों के साथ तो सौतेला व्यवहार अगर हो रहा है आपके हिसाब से, तो ये बताइए कैसे होगी? इतने मकान कैसे मिल गए? अब एक और बयान आपको सुनाती हूं। सीए आने के बाद अखिलेश यादव जी भी आए
उन्होंने भी एक बयान दिया, उस बयान को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भेदभाव जानबूझ करके कर रही है जिससे उन्हें कुर्सी मिलने में आसानी हो। ये केवल कुर्सी पाने के लिए काला कानून लाए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध करती है कि धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता तय नहीं हो सकती है। ओके, अब आपको 2 अप्रैल 2025 का अखिलेश यादव जी का लोकसभा में दिया हुआ बयान सुनाते हैं, सुनाइए। देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। अब अखिलेश यादव का बयान भी 5 साल में कुछ ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अखिलेश जी सही कह रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो कुल 21,68,000 लोन बटे हैं, उसमें से 4,32,000 लोन मुसलमानों को कैसे मिल गए? हाँ, 20% है यह आंकड़ा। कैसे? अगर बीजेपी नफरत करती है इस कौम से तो इतना परसेंट कैसे हो गया? इनके जीवन में ऐसी तरक्की कैसे हो गई? एक और बयान। और सच में जब मैं आपसे बात कर रही हूं ना, ऐसा लग रहा है कि ये घड़ी की सुई पीछे की तरफ चली गई है। वही तेवर है, वही मैटर है, वही आरोप है। राहुल गांधी को सुनिए, वो क्या कह रहे थे आज से 5 साल पहले सीएए को लेकर। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों की जेब में जाएगा। अब बताइए ऐसा कब हुआ? इस बार बड़ा दिलचस्प ये है कि उन्होंने तब तो बयान दिया था सीएए को लेकर, लेकिन इस बार उन्होंने वक्फ में तब्दीलियों को लेकर, अमेंडमेंट को लेकर कोई संसद में बयान नहीं दिया। चीन की बात, यहाँ की बात, वहां की बात, सब बात, लेकिन वक्फ की बात नहीं। और बाहर भी कुछ नहीं बोले। हाँ, एक्स पर पोस्ट जरूर कर दिया। और क्या लिखा उसमें? कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का हथियार है। अब नेता प्रतिपक्ष का यह आरोप सही है कि आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रही हूं, जब केंद्र में कांग्रेस की पार्टी थी तब यानी 2011 में मुसलमानों की साक्षरता दर थी 68.5%। और आज जब केंद्र में बीते 10 साल से मोदी सरकार है, तब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 23-24 मुसलमानों की साक्षरता दर 79.5% है, यानी बढ़ोतरी हुई है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये कोई बढ़ोतरी है? हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं हुई है इतनी ज्यादा। लेकिन इफ मोदी एंड हिज पार्टी बीजेपी अगर मुसलमानों को कोने में धकेलना चाहते हैं तो ये बढ़नी नहीं चाहिए थी ना, ये तो 68 से नीचे आनी चाहिए थी। ये बढ़ी क्यों? जितनी भी बढ़ी, यानी मोदी राज में मुसलमानों की साक्षरता दर में 11% का इजाफा हुआ। और 11% छोटा मोटा नहीं है आंकड़ा। राजनीति अपनी तरफ है, फैक्ट अपनी तरफ है, और इसीलिए आज गूंज में मेरा सवाल सीधा और सिंपल है। सीएए के बाद वक्फ में बदलाव को जिस तरह भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है और फायदा किसका है? शुरू करते हैं डिबेट। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और हमारे साथ, देखिए मेरे चेहरे पर मुस्कान है, सुरेंद्र राजपूत जी अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के हाँ कर देने के बाद, है ना। तो वो कौन सा वो गाना है, गली में आज चांद निकला जाने कितने दिनों के बाद। सुरेंद्र भाई, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है, बड़े दिनों बाद आप आए हैं, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुफ्ती शमूम कासमी साहब, जहे नसीब हूं कि आज स्टूडियो में पधारे हैं। चेयरमैन हैं उत्तराखंड UKMEB के। जुनैद हारिस साहब मुस्लिम स्कॉलर है, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ मोहम्मद अफजाल साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं। पहली दफा इनसे यहाँ मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और मैं चाहती हूँ कि आज जो डिबेट हो
इसमें तू मैं कम, लॉजिकल और दलीलों के साथ डिबेट हो जाए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त ये देख रहा है कि जो हुआ है वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो कौन गलत बता रहा है और क्यों बता रहा है। और मुसलमान जो कभी तादाद में भ्रम का शिकार होकर सड़कों पर उतर आता था, अल्लाह का शुक्र है आज जुमे के दिन ये नहीं दिखा है। शुरुआत मैं कर रही हूं अजीज भाई आपसे, छोटी छोटी अजीज भाई आज सुरेंद्र भाई से शुरुआत करूंगी, ठीक है? इतना मैंने समा बांधा है। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र जी ये बताइए ना, मतलब क्या दिक्कत है जी। और आज जुमे का दिन है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, और मैं बार बार भ्रम कह रही हूं क्योंकि इस पर बार बार सफाई भी दी जा चुकी है, खुद गृह मंत्री आ चुके हैं, खुद किरेन रिजिजू आ चुके हैं, जो भी संशय था उस पर बातचीत हो चुकी है। फिर भी ये कहना कि मुसलमानों को दबाने की एक कोशिश है, कितना सही है? 100% सही है रूबिका जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने बड़ा शमा बांधा, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि तुम आए तो आया मुझे याद। खैर 100% पूरी तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी अना को कुचला जा रहा है, और उनके बरक्स जिसको कहा जाए, जो आंकड़े आपने दिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन आंकड़ों पर जितनी बातें आप कर सकती हैं वो आप इस हिसाब से कर सकती कि इस देश का जो नागरिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको एक वोट का अधिकार है। अगर सरकारी जो आपने अभी बातें करी कि इतने मकान मिले, इतने दुकान मिली, इतना क्या नाम उनकी साक्षरता दर बढ़ गई, तो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप इस चीज को आप देखिए कि जो हमारी सरकार प्रदत्त स्कीमें हैं वो तो किसी के नाना के घर से तो आई नहीं, कोई किसी का कोई पिताजी तो लेकर के नहीं आए, वो तो सरकार की योजनाएं, जो योग्य लोग हैं उनको सरकार की योजनाएं मिलेंगी। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें से 30% मुसलमान है, तो उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपका लॉजिक सही है। तो वो किसी के घर से थोड़ी आई कि भाजपा कह देगी नहीं मुसलमान को नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन अब इस पर दलील, तो राष्ट्रपति इस पर दलील, आप ये कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों से इनको एलर्जी है। शाजिया इल्मी जिस पार्टी से आती है, ये लोग स्कीमें रच रहे हैं, है ना, पिछले 10 सालों से स्कीम कर रहे हैं, कभी सीए के थ्रू, कभी 370 के थ्रू, कभी ट्रिपल तलाक के थ्रू। तो फिर तो मुसलमानों को एकदम गुर्बत में आके खत्म हो जाना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि सरकारी है, ये तो सबको देना पड़ेगा। अरे ना दें। मसला, आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं, तब भी आरोप लगा देंगे कि देखिए मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि आपकी सरकार में मुसलमानों की जो हालत थी वो फाइलों में ही सही इनकी सरकार में बेहतर है? हाउ इज इट पॉसिबल? रूबिका जी, आप सवाल लंबे पूछ रहे तो जवाब भी थोड़ा देने का मौका दीजिएगा। बेसिकली आप बात समझिए, मेरे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था ना, वो इतना मजबूत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं दे सकता। अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए करने दे सकता होता तो अब तक भाजपा वालों ने सच में आपसे भी छीन लिया होता, शाजिया बहन से भी छीन लिया होता। ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, ये लोग छीन नहीं सकते। जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो सरकारी अफवाह फैलाना। अरे भाई, बीच में आप बोल करके फिर से वही बात आप कहते हैं। जी, इसे कहते हैं झूठ। नहीं, आपको लगता है अफवाह फैलाना? आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए अगर आपको अफवाह लग रही है, या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है वक्फ बिल का मामला। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सुन लेती हूँ सर, लेकिन ब्रेकिंग आ गई है ना, क्या करूं मैं? सुनना नहीं चाहती आप? ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ याचिका लगा दी है। सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त की बड़ी खबर है, या तो मैं आपसे तूतू मैं कर लूं या बड़ी खबर दिखा दूं दर्शकों को जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हो, और अब ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, यानी ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाने वाली है। इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जाएगा, क्या वो अंतिम होगा? शाजिया इल्मी, जवाब दीजिए जल्दी। जी नहीं, आपने काफी वक्त दिया सुरेंद्र भाई को, उनको भी मैं आदाब कहूंगी, आपको भी। अगर आप हमें हटाना चाहते हैं तो आप हमें हटा दीजिए। सुरेंद्र भाई बहुत देर बोला आपने, सुरेंद्र भाई ने बहुत देर तक बोला, सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, मैंने कुछ देर नहीं बोला। मैं शाजिया आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ
रूबिका से कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पूरी नहीं होने देनी है तो मैं हट जाता हूं। मैं शाहजिया जी को यहां बैठ के सुनूंगा, कोई दिक्कत, मैं कोई बहिष्कार नहीं करूंगा, मैं यहां बैठ के सुनूंगा शांति से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे तू मैं नहीं मैं 30 सेकंड दे रही हूं, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए शाहजिया जी, फिर मैं आपके पास आऊं। 30 सेकंड सुरेंद्र जी। ये मैं वो तो यहां पर हमको जो भी हक हुकूक है संविधान देता है, और ये लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि ये बिल पारदर्शी तरीके से लाया गया। जो लोग आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर चुके हैं रूबिका जी, वो लोग क्या बात करेंगे पारदर्शिता लाने की? आप मुझे बता दीजिए कि आप कहती हो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और मैं आ जाता हूं वहां पर कि नहीं साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो इस पर तो मेरा कब्जा था या मेरी कोई बात थी। डीएम कहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से ये जमीन खाली नहीं होगी तब तक ये जमीन सरकार की हो गई। आप बता दीजिए संविधान का विरोध है या नहीं है? दूसरी बात, वामसी पोर्टल पे खुद सरकार कहती है कि साहब हम 99% से ज्यादा जो है हम जमीनें जो है ओके सर, 30 सेकंड ऊपर चले गए, आप ये बिंदु वापस ले आइए, सरकार के साथ ये बिंदु वापस ले आएगा शाहजिया जी। आप मुझे 30 सेकंड का मसला नहीं है, या तो मैं कोई बेकार की बात कर रहा हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैंने आपको वक्त दिया, आप रुकिए, सबसे पहले आप ही को बोलने का मौका दिया, वक्त भी दिया, अब आप बाकी सारे मेहमानों को भी सुनेंगे और मैं आपको रिबटल का पूरा मौका दूंगी। शाहजिया अलमी, आप इसका जवाब दीजिए, कह रहे वामसी पोर्टल हो या फिर सरकार के पास रखी जाने। सुरेंद्र जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। शाहजिया जी जवाब दीजिए। सबको आदाब और नमस्कार, एक एक करके सारी बातों का जवाब दूंगी। और सुरेंद्र भाई आपको सुनना पड़ेगा, 4 मिनट आप बोले हैं और मैं सारी एक एक बात का आपकी एक बोलिए। सुरेंद्र भाई ने भी कहा और उनको खास तौर से फिक्र थी जुम्मन के घर में क्या कुछ हो रहा है। अरे जुम्मन के घर का तो बहुत ही बुरा हाल था। वही जुम्मन मियाँ जो थे इतने परेशान हाल रहे, पहली बार पिछले 10 सालों में जुम्मन मियाँ के घर में बिजली भी आई है। जुम्मन मियाँ के घर वालों को, उनकी वालदेन को और बच्चों को पहली बार घर में खाने को मिला है। वही जुम्मन मियाँ है। किसी ने पूछा भी कि आवाज़ रहने का कोई घर है कि नहीं है, तो जुम्मन मियाँ की अगर किसी ने फिक्र की है तो वो हमारी सरकार ने की है। और आपने कहा कि ये तो सरकार सबके लिए करती है, आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई? 65 साल हो गए, आपकी सेक्युलर पार्टी अब अपने को कहते हैं। कितने मुसलमानों के घर रोशन हुए हैं, कितनी उज्ज्वला योजना दे दी, कितने घर आपने बनवा दिए, कितने यतीमों और आपने बेवाओं की फिक्र की। खैर वो भी छोड़िए, मैं आंकड़े बताऊंगी, आंकड़े आपको बुरे लगेंगे लेकिन आंकड़े बताना ज़रूरी है। तो चाहे वो आवास योजना हो, सिर्फ 14% है मुसलमान इस देश में, लेकिन 31% इस योजना के लाभार्थी मुसलमान हैं। मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी मुसलमान हैं। माइक्रो क्रेडिट स्कीम, सुनिए, थोड़े बहुत पैसे जिससे से ना गुजर बसर हो लेकिन व्यवसाय हो जाए, सबसे बड़ी जरूरत है। सरकारी फाइल का रंग कितना गुलाबी है। नहीं मैं सरकारी फाइल सच्चर कमेटी की भी थी, बहुत जल्दी बिल्कुल। तो ये सब आप कहते हैं सरकार करती, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। भैया आपकी सरकार तो बहुत ही ज्यादा मुसलमान की हिमायती थी, क्यों ऐसी स्कीम नहीं ला पाई? आज तक किसी मुसलमान का भला क्यों नहीं हो पाया? जहाँ तक बात है, सुरेंद्र भाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए पहले मैं चाहती हूँ कि बाकी सब अपनी बात रखें और उसके बाद। ओके शाहजिया जी रुक जाइए। ये जो बात कह रहे हैं कि जुम्मन मियाँ की जिंदगी जो है वो एकदम खराब हो गई है ना, तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये सरकार जुम्मन मियाँ की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब और बेकार करने के लिए, हारिस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा लेट से जुड़े हैं, तो अब सवाल ये आता है कि जो बरगलाने की बार बार कोशिश हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि जुम्मन मियाँ की शमून साहब ज़िंदगी ख़राब है, ये भ्रम की स्थिति क्यों? 5 साल पहले हूबहू यही सारी चीज़ें थी। देखिए रूबिका जी, मैं आज एक शेर से शुरू करता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उन्हें बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साहस के साथ, एक विज़न के साथ जो वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आए हैं, इससे भारत के मुसलमानों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, 60 साल इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को
डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप चूंकि आपने आरोप लगाया है सुरेंद्र जी, बताइए, फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, क्या और किया तमाम सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए, तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो, क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं, जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहीं के लिए वो कर रहे हैं, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने कितने आपके तो रहा हूं, अहमक आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र, अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है, बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या नाम मुफ्ती साहब का? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है, ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये अच्छा ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ। और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। टोपी चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल कर ले उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड 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 रखिए। आप बुजुर्ग आदमी है,
और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम राहुल शख्स जी हैं ये, कैसे और बात कर प्रियंका रहे हैं जी। आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो तो सरकार नहीं है, भाजपा की जिम्मेवारी से कहता हूं। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने तनखैया वहाँ है, एनसीईआरटी तनखैया। पढ़ा रहे हैं और भारतीय तनखैया जनता है, पार्टी सवाल की का सरकार जवाब में नहीं वहाँ के सुनना माननीय चाहता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अब काम आप कर रहे हैं। दोनों हम काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए। कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान साहब। क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान नवयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब मुसलमानों के हम हमदर्द हैं। ये कैसे और किस तरह उस मुद्दे पे अभी मुफ्ती साहब लड़ रहे हैं कि साहब मैं मुसलमान हूं और मैं समझता हूं बातों को। खैर, मैं एक बात आपको बता दूं कि चाहे जितना ख्वाब दिखा दें, चाहे जितना हमदर्दी करने की कोशिश करें, आप ये बताओ कि मुसलमानों की स्थिति क्या हुई, आप भी बताइए। और अजीज साहब सुनिए, अभी 5 एमपी एक परिवार के हैं और मुस्लिम एरियो से आए हैं। आप ये बताइए कि आप दावा नहीं कर सकते? मुझे बात रखने दीजिए। तुम्हें गुलामी करनी है भाई, ये किस तरीके के आदमी है भाई? ये कौन बोल रहे हैं भाई? इनको रोकिए आप। ये क्या तमीज है इनको? उनको बोलने दीजिए ना, एक बार उनको बात अपनी बात रखिए। शमून साहब रुक पूछ रहा हूँ। अरे हाँ पूछिए, आपको मैं अरे भाई वो सारे सवाल। अरे भाई ये उतावलापन क्यों है भाई? क्यों उतावले हो रहे हैं इतना? क्यों उतावले हो रहे हैं? जो सवाल पूछा उतावले नहीं हो रहे हैं, ये शब्दावली को ठीक करो। अरे उतावले मत हो, शांत रहो। जिसलिए बैठाए गए हो सुनो, जिसलिए बैठाए गए हो सुनो। एक सेकेंड, अजीज खान साहब स्क्रीन पर। अजीज भाई, ये वही पार्टी है। कादरी साहब, शमसी साहब सुनो। नहीं ना, आप दोनों आपस में बात नहीं 20 सेकंड में पूरी बात कंप्लीट देने दीजिए। आपस में बात नहीं अरे भाई, ये क्या हल्ला हो रहा है भाई? शमून साहब नहीं बिल्कुल नहीं। आप आपस में बात भाई, आप स्टूडियो में बैठा के रूबिका जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं शमून साहब बस। ये वही पार्टी है जो वक्फ बिल को, ये वही पार्टी है वक्फ बिल को लाने के लिए। सुनिए ना साहब, यही तो आपसे इल्तिजा हो रही है अपनी बारी में। अभी मेरे 4 मेहमान और हैं। नहीं बस 4 मेहमान, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। हाँ अजीज भाई 20 सेकंड फिनिश कीजिए। अब 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। रूबिका जी, ये वही पार्टी है मुसलमानों के नाम पे इतना दम भर रही है। हालात क्या है मुसलमानों के, ये पहले हम लोग समझ लें। सबसे पहले कि एक भी कैबिनेट मंत्री मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये कह रहे महिला होगी, एक भी महिला ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। एक भी लोकसभा में एक भी मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी का लोकसभा में नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं किस मुसलमान की बात कर रहे हैं आप?
कौन से मुसलमान की हित की बात कर रहे हैं? ओके, ये तो वही वाली बात हुई कि मुसलमानों को मैं सब कुछ दे रहा हूं। वो आदम गोंडवी साहब की बात सुरेंद्र जी ने कही थी, मैं उसको और आगे बढ़ा दूं कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान देती है। ये जो आप चश्मे दान देने का जो प्रक्रिया शुरू किया है ना मोहम्मद अफजाल साहब, ये मुझे लग रहा है ये बहुत मुनासिब नहीं है, ये देश के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह हालात पैदा है। सुनिए ना, अरे एक मिनट कंप्लीट कर लें, एक मिनट प्लीज, तीन और मेहमान हैं, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे एक मिनट भाई, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। नहीं बात नहीं, अरे कितना क्या सुन लो, बात देखिए मेरी गुजारिश है, मेरा ये दोनों हमारे हजरात जो हैं, सुरेंद्र जी, साजिद जी, अजीज़ भाई, मेरी इनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि दिल से ज़रा सोचिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है 60-70 साल जो है यहाँ पे रही और आपने मुसलमानों के वोट लिए और सच्चर आयोग आया तो वो ये कहता कि मुसलमान की हालत बदतर, इस कदर बदतर हो गई कि जो SC ST से भी उनकी हालत कमज़ोर तर हो गई है। और उसके बाद वो सच्चर आयोग ये भी सलाह देता है कि 12,000 करोड़ इस वक्त से कमाया जा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने उसके बाद ये अमेंडमेंट लेके आए ना, आप 2013 से पहले उसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट लाए? सच्चर आयोग ने जो सिफारिशें की थी वो आपने तो सच्चर आयोग बिठाया था, किसी BJP या RSS वालों ने नहीं बिठाया था। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं समझे, आपको तो ये पता है मुसलमान मरेगा जिएगा, वोट तो हमें ही देगा, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह का भ्रम फैला रखा है मुसलमानों के बीच में, ये भ्रम फैला रखा है। हारिस भाई आ जाएं, फिर उसके बाद मैं डिबेट ओपन मैं जो है मैं आप लोगों से देखिए, मैं गुजारिश, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से आज मुसलमान की हालत है और जिस तरीके ये आज से सरकार अगर जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है तो आप लोगों को तकलीफ है, क्योंकि आप लोग ने तो नहीं, पर मोहम्मद अफजाल साहब सवाल ये है ना कि अगर वो इतना काम कर रही है तो मुसलमान आपको क्यों नहीं सुन रहा है? वो डॉक्टर अजीज खान को ही क्यों सुन रहा है? वो सुरेंद्र राजपूत को ही क्यों सुन रहा है? ये बात सही है, वो ये बात क्यों मान रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो एकदम सच है ना? हारिस भाई आप बता दीजिए। इन लोगों ने मोहम्मद भाई एक सेकंड बस, हाँ अफजाल भाई आती है आपके पास। एक तो मैं बहुत एक पॉजिटिव चीज़ ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात हो रही है, इसी वजह से, और यहाँ पर सत्ता पार्टी के पक्षधर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनके सामने ही इसीलिए एक सवाल रख रहा हूँ वक्फ का, क्योंकि मामला है इस वजह से कि 70 सालों में कांग्रेस ने जिन ज़मीनों को वक्फ के नाम पर बेचा है उसकी बासपुरस करके क्या स्ट्रेटजी तैयार किया है बीजेपी ने उनको जेल पहुंचाने का और मुसलमानों को ये चीज़ वापस दिलाने का। मैं इसे सौगात समझूंगा। बीजेपी अगर ये काम कर देती है कि मुसलमानों की जिन ज़मीनों को बेच दिया गया है, जिन ज़मीनों पर पार्क बना दिया गया है, वो मुसलमानों को वापस मिल जाएं वक्फ के नाम पर। दूसरी बात, पहली बात पे बात करें, शाज़ी अलमी जवाब दीजिए। जी, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है वाकई में कोई हिमायती होगा मुसलमानों का भी और सारे पिटिशनर्स का भी, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, ज़्यादातर तो मैं नहीं कहूँगी, 25% हैं, और बाकी और कम्युनिटीज़ के हैं और सरकार है। बाकायदा बिल में, उम्मीद में बाकायदा इसका प्रावधान है कि अब तक जो डिस्प्यूटेड रहे, यानी कि जो लिटिगेशन और लीगल मामले चल रहे हैं वो लीगल मामले चलते रहेंगे। उसके अलावा जो ज़मीनें हैं जो अब तक इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, उनको बाकायदा सही माना जाएगा और वो उसका रजिस्ट्रेशन फिर से किया जाएगा और वामसी पोर्टल में अपडेट होगा। अब जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, जुनेद भाई सुनिए, जो डिस्प्यूटेड मामले हैं जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी पिटिशनर्स है 25% और कौमों के भी हैं और सरकार है, उसको लेकर बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है कि वो सारे जो मैटर्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं उसमें लैंड को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से पूरे रिकॉर्ड्स दिए जाएंगे और बाकायदा विटनेसेस के ज़रिए सबूतों के हिसाब से और उसके क्या बैकग्राउंड है, एंटीसीडेंट्स क्या है उस ज़मीन को लेकर, लैंड रिकॉर्ड्स के मुतालिक बाकायदा जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको सज़ा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अवैध तौर पे उसने उस ज़मीन पर कब्जा किया है और उसको झूठा वक्फ करार करके बाकायदा उससे अपना दबदबा किया है और अपना फ़ायदा किया है। तो जुनैद भाई इसीलिए ये बिल लाया गया है, इसीलिए इसको एक्ट बना है और ये उन सारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी फतेह है जो बेचारे परेशान थे। सबसे मुस्तहक जो मुसलमान था,
सबसे गरीब हो, लेकिन पिछड़ा हुआ, एक ही जिसकी पॉइंट है जमीन ना छीन ली शाजिया, गई मैं थी। बार बार अब कह रही बाकायदा हूं, उसके काम में आप आएगी। कह रहे हैं कि हम लेकिन उसके बेहतरी के अलावा- लिए कर रहे लेकिन हैं, उसके- तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क इतना कमजोर है कि आपका परसेप्शन जो है कि आप मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन यकीन उनको सुरेंद्र राजपूत पर हो रहा है। मैं बात अपनी कह दूं क्लियर। मैं बस एक सवाल पूछ लो, उसके बाद में वापस आओ। बोलने दीजिए 10 सेकंड। नहीं, बहुत ही सबसे सारे सवालों का सवाल ये है, और मुझे लगता है यही तो है, ये परसेप्शन जो बना दिया है, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाजपा है हिंदुओं की पार्टी, हम हैं मुसलमानों की पार्टी। जब पूछा जाता है मुसलमानों के क्या लिए क्या किया, कुछ कहने को होता नहीं है, तो आए बाएं शाय बोलते हैं, ओल फोल शुरू हो जाता है। जब पूछा जाता है भाई आपने हिंदुओं का छोड़िए, मुसलमानों के लिए औरों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए, कोई जवाब होता नहीं है। जब हम बताने लगते हैं हमने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तब कहते हो तो सरकार सबके लिए करती है। अब आपने सही सवाल पूछा, इसीलिए आप देखिएगा शाहबानो केस से अब तक बहुत ही तब्दीली आई है। आप चाहे सीए देखें और ट्रिपल तलाक देखें, देखिए सीए तो हम सब देख ही रहे हैं ना कि सीए में लोगों को जो डर एक जो राज है, जो डराने की कोशिश थी, इट ऑल फेल्ड नो सुरेंद्र राजपूत जी। मुसलमान रियलाइज, मुसलमानों को एहसास है। अच्छा हो गया है मुसलमानों को एहसास। सुरेंद्र जी अब इस बार नहीं चल पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। नहीं मैं एक एक करके कितनी नहीं धीरे धीरे एहसास हो रहा है। हाँ ठीक है, मैंने तो सुन लिया ना, उसकी तस्वीर दिख रही है ना सामने कि आज जुमा पर कितने लोग आए। सुरेंद्र राजपूत। शाजिया साहिबा से एक बात कह दूं, वो उन्होंने कहा है बस आधे सेकंड। अच्छा ठीक है, आधे सेकंड के बाद शाजिया जी वो लिस्ट मुझे बता दीजिए जो कि मुसलमानों से कांग्रेस के ज़माने में छीनी गई है और वो दिलाने वाली है। सिर्फ एक दो का नाम दिला दीजिए, अगर नहीं याद हो तो मैं एक आध याद दिला दे रहा हूँ। ये जो मिलेनियम पार्क है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, दिल्ली वाला, इस पर वक्फ लिखा हुआ था और कब्रिस्तान मुसलमाना ने दहली लिखा हुआ था। किस वक्त ये मुसलमानों को मिलने वाला ही बता दीजिए आप। भाई मैं सिर्फ कांग्रेस ने नहीं छीनी है, अरे अल्लाह का जो भी शुक्र है, सरकार में आया, हारिस भाई ने एक पार्क का जिक्र किया। ना अब हारिस भाई ने एक पार्क का ही जिक्र किया है, वरना पता नहीं आप ये भी कह सकते थे कि वो राष्ट्रपति भवन कब का जाएंगे, आप हमें दे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई भरोसा नहीं है, वो आंखों से देखा है। बहुत से ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हमने अकबर के जमाने में देखा है, लाल किला यहाँ बना हुआ है, शाहजहां के जमाने में देखा है, ये कब हमें मिल जाएगा, 92 में देखा है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों जगह। सुरेंद्र राजपूत भाई आप रुक जाइए, मोहम्मद साहब रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, वो कहते हैं ना शायद क्या नाम रूबिका जी की, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। मैं आपको बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें अभी शाजिया जी कर रही थी। यूपी में आप तो जानती हैं यूपी को अच्छे से, 24 साल से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष जफर फारूकी है रूबिका, 24 साल से है। 8 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार है, और कम से कम जो अभी ये भ्रष्टाचार कांग्रेस का शासन, सपा का शासन कर रहे थे, उसी शासन पर घड़े फोड़ रहे थे भाजपा वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी समेत इसी जफर फारूकी के खिलाफ। 8 साल हो गए हैं, नूरे नजर बना हुआ है जफर फारूकी। भ्रष्टाचार का जो वक्फ का अड्डा था, जिसके लिए आप बिल लेकर के आ रहे हो, पहले जो भ्रष्टाचार गैर जमानती अपराध था, वर्तमान के वक्फ बिल में वो जमानती अपराध कर दिया। आपके सामने है कि अब पहले होता था कि तुम जेल चले जाओगे अगर भ्रष्टाचार करोगे वक्फ का। आज की डेट में कहना था पहले जमानत ले लो, उसके बाद खूब भ्रष्टाचार। आपने कैसे शिफ्ट किया, ठीक है ना। और शाजिया जी, अब शाजिया जी सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो शाजिया। हमारे पास टाइमर है क्या, टाइमर लगाया जाए। कितने लोगों को जेल भेजा सुरेंद्र भाई आपने? ये जो आपने कहा गैर जमानती हाँ प्रोविजंस थे, हाँ, तो आपने जब वक्फ बनाया तो कितने लोग जेल गए हैं वक्फ के, बता दीजिए जरा, गिना दीजिए। कब्जा करने वाले वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो हम नहीं भेजते थे शाजिया, वो रूबिका, वो वक्फ बोर्ड के जो क्या ना ट्रिब्यूनल है वो भेजता था। जितने लोगों को भेजा वो हम संविधान के कामों में, हम कोई भाजपा थोड़ी है कि ईडी आईटी और सीबीआई को जो है किसी के भी पीछे लगा दे, हम इस तरीके के लोग नहीं हैं। आज की डेट में भाजपा ने ये संज्ञेय अपराध को जमानती अपराध बना दिया। आप वाले टाइम पर कहा बात समझिए सुरेंद्र भाई।
अरे रूबिका जी अगर ऐसे आप गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप तो एक क्या नाम अच्छी एंकर है, क्यों गोल पोस्ट बार-बार चेंज? मैंने तो आपको सिर्फ आप याद तो इसी दिलाया कर रही है ना बार-बार। हाँ बिल्कुल, हमने कहा नहीं मैंने, आप पोटा के नाम पर आएंगी तो एक दिन पोटा पे बहस कर लीजिए। आ जाइए आप 1 to 1 आ जाइए, पोटा पे कर लेंगे बहस। ये बताइए, ये थोड़ी है मसला ये है कि पोटा के सोटा को छोड़िए, आज वक्त पर व्हाट इज धारा 40 आप जानते हैं ना, आप तो पढ़े लिखे वक्ता हैं, है ना? आप ही लोग लेकर आए थे ना वक्त को, इतनी पावर आप लोगों ने दे दी हम लोग पढ़े लिखे कि जहां मर्जी आती थी वो अपना हाथ रखते थे और कहते थे ये जमीन हमारी है। हाँ, तो बाकियों का कोई हक नहीं है। और उसमें भी वक्त वाले जिम्मेवारी से कहता हूं, सुन लीजिए। हाँ। सुनिए इसका जवाब सुनिए। 2013 से लेके 2025 तक, 2013 से जब से जिस बिल का भाजपा ने भी सपोर्ट किया था, 2013 में इसी वक्त का भाजपा ने सपोर्ट किया था धारा 40 का। मैं आपको फिर जिम्मेवारी से कहता हूं कि भाजपा के सपोर्ट के बाद अगर यह बिल गलत था तो भाजपा को जवाब देना चाहिए, क्योंकि भाजपा प्रतिपक्ष में थी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, 2013 से 2025 भाजपा एक प्रतिपक्ष जमीन में बता थी, दीजिए तो सवाल जो इनसे किसी ने कही हो, पूछे जा सकते हैं, कही हो और वो वक्त की हो गई, पूछे जा सकते हैं ना इनसे सवाल। एक जमीन वैसे ही बता आप दीजिए। प्रतिपक्ष में हैं, आज आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ना। आप गोल पोस्ट मत चेंज कीजिएगा। हाँ तो पूछिए ना, है हिम्मत आपकी पूछने की भाजपा से कि 2013 में क्यों सपोर्ट किया था? अरे क्यों 2013 में सपोर्ट किया था? ऐसे कौन लेकर आया था बिल? हम लोग जो कौन लेकर आया था बिल 2013 में? कौन लाया था बिल? अरे पढ़ लिख के आया करो साजिया, पढ़ लिख के आया करो। जेपीसी में भी भाजपा थी और सदन में भाजपा ने सपोर्ट किया था। जेपीसी में तो भाजपा होगी ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। पहुंच रहे हैं, सब देख रहे हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं कि आप सदन में भाजपा ने सपोर्ट किया था, सदन में भाजपा ने सपोर्ट किया था रूबिका, और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्या हो जाएगा? और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सदन में धारा 40 का भाजपा ने सपोर्ट किया। चुप रहना पड़ेगा ना, अरे आपको चुप रहना पड़ेगा ना भाई साहब। रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाजपा ने सदन में धारा 40 का सपोर्ट किया था। मैं बता क्या भाजपा मुसलमानों की गद्दार है? और बताएं साजिया। अब उस मिस्टेक को अंडू कर दिया है, फिर चीखे। अब उस मिस्टेक को सुरेंद्र राजपूत अंडू कर दिया गया है, अंडू कर दिया गया है। धारा 40 जो आपकी सरकार में लाई गई थी, जिसमें कहा गया कि वक्फ को लगेगा कि ये जमीन उसकी है तो वो जमीन वापस ले ली जाएगी, वो उसकी है, तो अब वो काम नहीं हो पाएगा। अंडू कर लिया है ना, तो वेलकम कीजिए। चलिए फिर से कहता हूं, वेलकम कीजिए इसको। 2013 में मुसलमानों सुरेंद्र के भाई साथ अब वेलकम कीजिए, अब वेलकम कीजिए कि इन्होंने मिस्टेक को ठीक कर दिया है। शमूल कासमी साहब कि 2013 में क्या भाजपा ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी? भाई अगर कांग्रेस ने अपने जमाने में गलती की तो आज भाजपा ने आकर के उसे ठीक कर दिया। तो अगर आपने गलतियां की हैं 2013 में, जो आपने अमेंडमेंट करके जो अथा पावर दे करके मुसलमानों को खुश करने का काम किया था, तो वो इस वक्त ठीक हो गया, तो फिर उसमें प्रोपेगेंडा कैसा? अब रह गई बात जो आप कह रहे थे, तीन लोग जो हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सैलरी ले रहे हैं। हमारी तनख्वाह आपको बहुत चुभ रही है, हमारा मानदेय बहुत चुभ रहा है। तुमने पूरे देश में करप्शन किया, जिसे हमने तुम्हें उस 2012 में तुम्हें निकाला यहाँ से, और आज मुसलमानों को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सुन ले सुरेंद्र, करते हो सुरेंद्र सुरेंद्र सुनो, अगर तुम्हारे अंदर अखलाकी हिम्मत है तो आज इसका इकरार करो कि तुमने मुसलमानों के साथ ज्यादती हो सकता। आपको मुसलमानों के साथ ज्यादती खरीदार नहीं हो सकता। प्रॉपर्टियों को अपने अध्यक्षों के द्वारा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के द्वारा तुमने ही बर्बाद कराया है। आज कौम तुमसे हिसाब लेगी, तुम्हारे मीडिएटरों से भी हिसाब लेगी, तुमसे भी हिसाब लेगी, और वो ले लिया। आज वायनाड से जाकर के मैं मुसलमानों की जगह पे तुम जीत के आते हो, सैलरी लेते हैं तुम्हारे लोग। बताओ चेयरमैन साहब, एक सेकंड रुकिए, चेयरमैन साहब रुकिए, और हम चैरिटी कर देंगे फिर। मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप इनको कह रहे हैं कि आप तनख्वाहियां हैं, तो फिर आप ये बोलने की हिम्मत रखिए कि आपके टाइम में, आपकी सरकार के दौरान जितने भी मुफ्तियों को, जितने भी आलिमों को सरकार की तरफ से, एक सेकंड सर, वो एक सेकंड रुकिए ना, उन सबको अगर आप सैलरी दे रहे थे, उन सबको आप सैलरी दे रहे थे, तो वो गलत था, आपराधिक है ये।
दिस इज द सिस्टम। यही तो तुमने किया कि हिस्सेदारी ये तुमने उन सबको मुसलमानों का हाँ बताइए, ऐसे ही जवाब शोषण देता किया है। हूँ। उन आप सबको मुसलमान- सैलरी हम उनके काम की दे रहे थे, भाजपा के लिए टीवी पे आप आकर के चाटुकारिता करने की नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो ये है आपको हम उनके काम की दरबार सेवा में दे रहे हैं। सलाम दुआ की सुन इतनी लीजिए, आदत पड़ गई है ये कि कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोलने लगता है ना और आपसे सवाल पूछने लगता है मैं तुम्हें जानता तो हूं, आपको तुमको नहीं एक एक सेकंड पर्सनली मुफ्ती साहब मेरे शो में एक सबसे अच्छी बात यह है, नहीं कोई बात नहीं, आप जानते हैं ना कोई जरूरत नहीं। अरे बस शमून साहब एक सेकंड, वक्त भी खत्म हो गया है, एक दूसरे पर आरोप आप लगाइए पर उन चीजों को लेकर लगाइए ना। मैं जानती हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके साथ जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं है, लेकिन आप भी उस लेवल पर थोड़ी आ जाएंगे। आप सरकार को यहाँ से भगाया है। ओके सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि वो वक्त पर डरा कर इस्तेमाल किया जाता रहा है राजनीतिक हथियार की तरह। और आज जुमे के वक्त पता लगा है, जब सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए उतरा मुसलमान, लेकिन तादाद में जो सीए में दिख रहा था कि प्रोटेस्ट कर रहा है वो नहीं दिखा।